नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने पास्ट टेंस पूरा कवर किया पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे कुमार स्टूडियो 688 यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप जाके वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें देख सकते हैं टेंस का ओवरव्यू से लेकर पास्ट के जो चारों टेंस हैं उन टेंस के बारे में भी हमने वहाँ पर डीपली देखा। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस क्या होता है? इस टेंस साथियों देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में क्या कंडीशंस प्रयोग होती है, किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और किस प्रकार के वर्ब के फॉर्म लगाए जाते हैं। तो देखेंगे हमने टेंस के जो ओवरव्यू पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में डू डज हेल्पिंग वर्ब छुप जाती है। या यूं मानिए कि एक बहू है जो अपने घर में सबकी रिस्पेक्ट करती है अफर्मेटिव टेंस में। जैसे नेगेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ये सामने निकल के आती है, यानी सबकी रिस्पेक्ट कर रही है ये अफर्मेटिव टेंस में। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव का बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारा बेसिक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बेसिस पे ही हम काम करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया, इसके पास हमने यहाँ पर लगाना है वर्ब, क्योंकि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो डू डज तो छुप जाएंगे। तो सब्जेक्ट रखा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। जैसे गो हमने लगाया, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, गॉन इसका हो गया थर्ड फॉर्म, फिर गोइंग इसका हो गया फोर्थ फॉर्म, और गोज या एस वाला फॉर्म इसको हम फिफ्थ फॉर्म के रूप में काउंट करते हैं। तो हम इस टेंस में कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यानी हम ये टेंस में ये जो हमारे वर्ब है इनका प्रयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी सिंपल वर्ब जो होगी फर्स्ट फॉर्म में होती है उसका प्रयोग करेंगे, और सेकंड एस या ईएस वाला फॉर्म जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका और किस तरीके से काम होता है। नेगेटिव हम देखेंगे इसका क्या बनेगा। पहले हमने सब्जेक्ट रखा, अब सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव टेंस में डू डज जो होती है वो सामने आ जाती है, तो हम इसको डू और डज हेल्पिंग वर्ब रख दिया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे बाहर आएगी, वैसे ही जो वर्ब का फॉर्म है अगर फिफ्थ फॉर्म में भी वर्ब है एस वाला फॉर्म में भी है तो नेगेटिव बनाते समय उसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये भूलिएगा नहीं नियम। कुछ लोग ये नियम भूल जाते हैं और वो यहाँ पर एस फॉर्म लगा ही रहने देते हैं, जिसके कारण हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो देखेंगे डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव का हम बनाएंगे तो बनेगा डू डज, हम सामने लेके आ जाएंगे। डू डज के बाद में सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमने बनाया इंट्रोगेटिव। इसका नेगेटिव देखते हैं क्या होगा। नेगेटिव में हम डू लगाएंगे और डज फ्रंट में लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया साहब। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार आप बेसिकली समझ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए अफर्मेटिव में क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया अफर्मेटिव में। नेगेटिव हम जैसे इसका बना रहे हैं डू डज हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई निकल के और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। इसके बाद में डू डज हेल्पिंग वर्ब को हमको फ्रंट में रखना है इंटरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। आप देख लीजिए कैसे चेंजेस हमने किए,
आप भी इस तरीके से 3 बार आप लिखेंगे तो आसानी से आप स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। जो लोग ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे जो ट्रांसलेट पूछा जाता है कि ट्रांसलेट करिए, एक्चुअल में बता दूं कि भाषा की एक अलग पहचान होती है। अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई या अंग्रेजों ने इंग्लिश को महिमा मंडित किया, लेकिन जो भाषा होती है उसकी एक अलग गरिमा होती है। अंग्रेजों ने तो हिंदी को देखकर तो नहीं बनाई होगी इंग्लिश, उनकी एक अलग लैंग्वेज है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम ए टू जेड ट्रांसलेट करने की बात करते हैं। ये कभी किसी भाषा के साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो नियम बने हैं, रूल्स बने ग्रामर का, उनका तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा। बोल भाषा क्या है? भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होती है, यानी खुद के विचारों को, स्वयं के विचारों को दूसरे वाले को समझाना, ये भाषा होती है। गूंगे की कोई भाषा होती है? बिल्कुल नहीं होती। बहरे की कोई सुनने की भाषा होती है? नहीं होती। लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेशन के माध्यम से समझ जाते हैं। भाषा एक्सप्रेशन करती है, भाषा को एक्सप्रेशन के माध्यम से समझा जाता है। लेकिन ग्रामर में नियम है, तो हम ग्रामर के नियम को फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो ऐसे एक व्यक्ति के बोलने से दुनिया तो बदल नहीं सकती। जो नियम है उसका तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका। जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस टेंस का प्रयोग बेसिकली हम प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। देखो, प्रेजेंट की जो हैबिट होती है, जो आदत होती है लोगों की, वो आदत सभी इसी में आती है। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, वह रोज स्कूल लेट आता है, वह रोज खाना खाता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। ये रोज की जो आदत है या हमारी जो डेली हैबिट्स हैं, या हैबिट्स बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल को आप देखना है। अगर हिंदी वाक्यों में पहचान पूछेंगे तो लास्ट में ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्यों के पहचान लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो हम इस वाक्य का प्रयोग कर लेते हैं। देखेंगे एक सेंटेंस बना के क्या होता है। जैसे एक लड़का है राम, राम स्कूल रोज जाता है, या राम स्कूल रोज जाता है जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते थे उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से हम यह वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। वर्ब का फाइंड आउट करना बेहद आसान तरीका है। जिस भी वाक्य की क्रिया हो वो वर्ब कहलाएगी। जैसे खाना, खेलना, कूदना, नहाना, पढ़ना, हंसना, गाना, आना, जाना, जिस भी बोलते समय जिसमें भी ना अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। तो यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है तो ये हमारी वर्ब हो गई। अब वर्ब से 2 सवाल पूछते हैं, कौन कर रहा है या कौन जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट राम। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। 2 सवाल पूछना है, कौन कर रहा है और कहाँ कर रहा है या क्या हो रहा है, तो ये हो गया हमारा फाइंड आउट हम कर लेंगे। अब देखिए इसके अनुसार जमा लेंगे। पहला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो फर्स्ट में हमने लगा दिया राम। इसके बाद बोल रहा है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाइए या फिफ्थ फॉर्म लगाइए। तो राम सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना है। तो राम के बाद में जाएगा गोश, टू स्कूल डेली। राम स्कूल रोज जाता है। देखिए हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने जो सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी वो लगाई, इसके बाद में हमने टू ये ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को फिनिश्ड कर दिया। नेगेटिव देखेंगे कैसे बनेगा। नेगेटिव हमने राम तो लगा ही दिया, अब यहाँ पर बोल रहा है डू लगाइए या डस लगाइए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डस का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम राम सिंगुलर है तो इसके साथ डस लगाएंगे, तो राम डस। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो राम डस गो। फर्स्ट फॉर्म गो का जाएगा, गोस का जाएगा गो। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा स्कूल और ये डेली, ये आपका कंप्लीट हो गया। इंटरगेटिव हम जब इसका बनाएंगे तो इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने जाती है, तो हमारी डज यहाँ से सामने निकल के आ जाएगी। इसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा राम है तो हमने यहाँ लिख दिया राम।
राम के बाद में यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो डज राम गो, आगे पूरे सेंटेंस सेम टू सेम, स्कूल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम डज गो टू स्कूल डेली, ये हमारा हो गया इंटरगेटिव। अब हम इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे क्या होगा। डज, सब स्ट्रक्चर के अनुसार ही जा रहे हैं। डज राम, राम के बाद में नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट, उसके बाद में गो टू स्कूल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी के अनुसार काम करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। अगर राम के दो सब्जेक्ट यहाँ होते, जैसे यहाँ पर मोहन एक सब्जेक्ट हो जाता, मोहन और राम स्कूल रोज जाते हैं, यहाँ पर जाते हो जाता, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर ये हो गया मोहन, इसका ट्रांसलेट करते तो मोहन एंड राम, देखो मोहन एंड राम प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते तो यहाँ पे आता गो, मोहन एंड राम गो टू स्कूल डेली, गोज नहीं आता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे, मोर देन वन होगा, तो हमें जो वर्ब है उसी के अनुसार प्रयोग करना है। देखते हैं कैसे सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। तो जैसे ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, आई वी यू दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम इसके साथ में डू लगाएंगे। दो हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, एक नाम हो, सिर्फ सिंगल हो, इसी की जैसे नहीं कि यहाँ पे डबल नाम हो गए। सर ने तो पढ़ाए थे कि नाम हो किसी व्यक्ति का तो लगा दो, एक से अधिक है फिर भी लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है, डज वहां नहीं आएगा। तो ही सी इट या किसी सिंगुलर व्यक्ति का नाम हो, एक ही का नाम हो, तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे। आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। ये याद रखना है। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, ये याद कर लीजिए एक बार में आप। देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस टेंस से बन सकते हैं, और हम अगर नियम हमें पता नहीं है तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे। मिस्टेक ना हो इसलिए हम देखते हैं कि प्लूरल कैसे हम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाए हमारे लोगों के द्वारा। आप सभी को तो पता है कि भारत जो था वो 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन भारत में रहा। 200 वर्ष में भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था अधिपत्य हो चुकी। बात है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी